हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने भारतीय इतिहास का जो सीरीज शुरू किया था, आधुनिक भारतीय इतिहास का, तो उसमें हम लोगों ने 1857 की क्रांति तक पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अंग्रेज की जो नीतियां थी, तो अंग्रेजों की नीतियों के कारण किस तरह से भारतीय जनता जो थी, भारतीय जो समाज था, उसमें किस तरह से उबाल पैदा हुआ और उसके बाद में लोगों ने किस तरह से विद्रोह किया था। एक व्यापक जो देशव्यापी विद्रोह था वो हम लोगों ने देखा था कि कैसे हुआ था और अंग्रेजों ने भारतीयों की कमजोरी का एक बार फिर से फायदा उठा करके और किस तरह से उस विद्रोह का दमन किया था, इसको भी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग देखेंगे कि 1857 की क्रांति के अतिरिक्त और जो अन्य विद्रोह हुए थे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, तो उन सारे विद्रोह के बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि एक हमने पिछले क्लास में जब हम लोगों ने देखा था इतिहासकारों का मत, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक भारतीय इतिहासकार ही थे जिनका नाम था आरसी मजूमदार। तो आरसी मजूमदार के अनुसार उन्होंने कहा था कि जो 1857 की क्रांति है, तो 1857 की क्रांति जो है वो ना तो प्रथम है और ना ही मतलब कि वो स्वतंत्रता संग्राम है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो उनके कहने का तात्पर्य ये था, क्योंकि इससे पहले 1857 की जो क्रांति हुई तो उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ भारत में हो चुके थे और इसी के आधार पे उनका ये कहना कहीं ना कहीं सही था कि मतलब कि जो स्वतंत्रता जो मतलब कि प्रथम, जैसा कि कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति थी, तो ऐसा कहना जो है उचित नहीं होगा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वही मतलब 1857 की क्रांति है, लेकिन ऐसा कहना उतना ज़्यादा उचित नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने आरसी मजूमदार के मत को देखा था और इसी आधार पर आज हम लोग देखेंगे कि कितने विद्रोह, कौन कौन से प्रमुख विद्रोह हुए थे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों के विरुद्ध अगर विद्रोह की बात की जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जितने भी हुए उनको हम लोग मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुए उन विद्रोहों को हम लोग मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जिसमें से पहला जो है वो हो जाएगा आपका जन विद्रोह हो जाएगा। इसी में आपका हो जाएगा धार्मिक विद्रोह, जन विद्रोह या धार्मिक विद्रोह। दूसरा अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अधिक मात्रा में जब वन्य क्षेत्रों में जंगली जो एरियाज थे, मतलब कि वन जो भूभाग थे वनों के अंतर्गत जो आते थे, तो उन क्षेत्रों में जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा तो आप लोग जानते हैं कि वन्य क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है आदिवासी निवास करते हैं। ठीक, तो आदिवासियों ने जब उनके क्षेत्र में जब अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ा तो उसके बाद में उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा विद्रोह किया था, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और उन विद्रोहों को हम लोग जानते हैं जनजातीय विद्रोह के रूप में। ठीक है, जनजातीय विद्रोह। तो इस तरह से जो है जन विद्रोह और इसके बाद में जनजातीय विद्रोह, ये सामान्य तौर पे जनता जो थी तो जनता के असंतोष का कारण था ये, और इसको मतलब कि जनता के द्वारा किया गया था और ये जो है आदिवासियों के द्वारा किया गया था। इसके बाद तीसरी जो श्रेणी है ये हम लोग देखें तो जैसा कि हमने पिछला जो अंग्रेजों की कर व्यवस्था बताया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेजों की जो नीतियां थी वो काफ़ी ज़्यादा किसानों के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह थी और ये किसानों को ऐसा लगा कि नहीं, अंग्रेजों के मतलब कि अगर अंग्रेजों को सबक सिखाना है तो उनके विरुद्ध विद्रोह करके अपनी मांगों को मनवाना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग देखें तो कृषकों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जो है विद्रोह किए गए थे, आंदोलन किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कृषक विद्रोह
या कृषक विद्रोह के अलावा कृषक आंदोलन भी देखने को मिलेगा। कृषक आंदोलन और विद्रोह में एक सामान्य सा छोटा सा अंतर ये होता है कि विद्रोह जो है, विद्रोह में काफी ज्यादा जो है वो मतलब हिंसक तरीके से किया जाता है, जबकि अगर आंदोलन की बात करें तो ये एक मतलब कि सामान्य तौर पे अपनी मांगों को सहज ढंग से प्रस्तुत किया जाता है किसी के प्रति, तो उसको आंदोलन कहा जाएगा। और विद्रोह मतलब कि जो सशस्त्र हो और जिसमें काफी ज्यादा हिंसा हो, तो उस तरह की प्रक्रिया को हम लोग विद्रोह कह सकते हैं। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले चूंकि हम लोगों ने देखा कि जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध जितने भी विद्रोह हुए थे, तो उन विद्रोहों को हम लोग 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला जन विद्रोह, इसके बाद में आपका हो जाएगा जनजातीय विद्रोह, और उसके बाद में हो जाएगा कृषक विद्रोह। तो इन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आज हम लोग का जो मुख्य रूप से जो टॉपिक रहने वाला है उसको हम लोग देखेंगे जन विद्रोह के रूप में। और आज जो है हम लोग पूरा का पूरा जो जन विद्रोह जितने भी हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ भारत में, तो उन सभी जन विद्रोहों के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे जो है हम लोग आज का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। जन विद्रोह, जैसा कि हमने बताया कि जन विद्रोह जो है, जन विद्रोह में हम लोग धार्मिक विद्रोह को भी देखेंगे। हुआ यूं कि जब अंग्रेजों का भारत पे अधिपत्य हुआ, अंग्रेजों ने जब भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, तो लगातार उनकी कोशिश जो है वो ये रही कि मतलब कि भारत से अधिक मात्रा में धन की उगाही की जाए। इसके अलावा उन्होंने जो भारतीय संस्कृति है, तो भारतीय संस्कृति पर भी काफी ज्यादा उन्होंने प्रहार किया और भारतीय संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। तो इसके कारण जो है लोगों में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना पनपने लगी, और यही एक मुख्य वजह रहा था कि जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का रास्ता अपनाया। जिसमें हम लोग देखें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1757 वो वर्ष है कि इसी साल 1757 में ही एक युद्ध हुआ था। बंगाल के शासक, बंगाल के जो नवाब थे जिनका नाम था सिराजुद्दौला, और उन्हीं जो अंग्रेज थे, तो उनके बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध में क्या हुआ कि सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। ठीक है, सिराजुद्दौला जो हैं ये क्या हुए थे, तो पराजित हुए थे। और सिराजुद्दौला के पराजय के बाद में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिराजुद्दौला के पराजय के बाद भारत में ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों का वर्चस्व जो है वो पूरी तरह से शुरू हो चुका था, और अंग्रेज एक शक्तिशाली संस्था के रूप में जो है, शक्तिशाली कंपनी के रूप में भारत में स्थापित होने लगे थे। एक राजनीतिक शक्ति के रूप में वो भारत में स्थापित होने लगे थे। ठीक, और ये एक काफी महत्वपूर्ण मोड़ था इस रास्ते में। आगे हम लोग देखें तो 1757 के बाद में एक युद्ध हुआ था जिसको हम लोग जानते हैं 1764 में बक्सर के युद्ध के नाम से, और उसके बाद में 1765 में एक संधि हुई थी जिसको हम लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि के रूप में। ठीक, इस संधि के बाद में अंग्रेजों का भारत में जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, तो उस क्षेत्र में पूरी तरह से जो है उनकी सत्ता स्थापित हो गई। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई, तो इलाहाबाद की संधि के बारे में हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है भारत में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र की दीवानी अधिकार प्रदान किया गया था। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब उनको कर वसूलने का अधिकार मिला, ठीक, तो उन्होंने भारत में एक नए प्रकार के कर को शुरू किया था, खास करके बंगाल के क्षेत्र में, और उसको हम लोग जानते हैं धार्मिक कर के रूप में। ठीक, भारत में उन्होंने एक धार्मिक कर लगाया था। ठीक है, धार्मिक कर, धार्मिक यात्राएं जो भी मतलब भारत में धार्मिक यात्रा होते थे हिंदुओं के द्वारा और मुस्लिमों के द्वारा, तो उन धार्मिक यात्राओं पर जो है अंग्रेजों ने एक कर आरोपित किया था, धार्मिक कर जिसको हम लोग कहते हैं। और इस धार्मिक कर के लगाने के कारण भारत में लोगों की
जो जनता थी उस जनता की धार्मिक आस्था को काफी ज्यादा जो है चोट पहुंचा। और इसके कारण हम लोग देखें तो बंगाल में जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था, बंगाल में इस धार्मिक कर के लगाने के विरुद्ध जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था, इसी को हम लोग जानते हैं सन्यासी विद्रोह के नाम से। ठीक है, जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध बंगाल में, उस विद्रोह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है ये 1770 से लेकर के और 1820 ईस्वी तक चला था। हालांकि कुछ जो स्रोत है उनका ये मानना है कि ये विद्रोह जो है 1763 से लेकर के और 1800 ईस्वी तक चला था। ठीक है, लेकिन वो तो मतलब कि क्लियर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन रहे तो इसको आपको करना है, नहीं तो इसमें से अगर ये रहे तो इसको कीजिएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही रहेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 1763 से लेकर के और 1800 जो ईस्वी है, यहाँ तक इस विद्रोह का कार्यकाल माना जाता है कि इस विद्रोह का जो है इतने समय तक ये विद्रोह जो है ये चला था। अगर क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि ये पूर्वी बंगाल में हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल का जो क्षेत्र था, तो पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में सन्यासी विद्रोह मुख्य रूप से हुआ था। और इस विद्रोह के बारे में हम आपको बता दें कि जैसा कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता के बारे में भी आपसे पूछेगा। कारण हमने बताया कि जो धार्मिक कर लगाया गया था, धार्मिक कर लगाने के कारण सन्यासियों ने यह विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का अगर नेतृत्व करने की बात करें तो इस विद्रोह के नेता जो हैं, इस विद्रोह के नेता थे देवी चौधरानी। ठीक है, देवी चौधरानी। और उसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था मंजू शाह। मंजू शाह। तो देवी चौधरानी और मंजू शाह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस समय जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में इस समय एक गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं, इन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। ठीक, तो इस विद्रोह का दमन किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और सबसे महत्वपूर्ण इस विद्रोह से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, वो ये है कि इसी विद्रोह पे आधारित जो है एक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ लिखा गया था। ये किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो ये उपन्यास लिखा गया था जिसका नाम था आनंद मठ। तो इस आनंद मठ उपन्यास में इस घटना के बारे में, जो सन्यासी विद्रोह हुआ था भारत में, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में इस उपन्यास में आनंद मठ में वर्णन किया गया है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हम लोगों ने देखा सन्यासी विद्रोह के बारे में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, सन्यासी विद्रोह क्यों हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह जो इसका तत्कालिक कारण था वो ये था कि अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के क्षेत्र में धार्मिक यात्राओं पर एक कर आरोपित किया गया था, धार्मिक कर लगाया गया था। और इस धार्मिक कर के बदले में जो वहाँ के सन्यासी थे, तो उन सन्यासियों ने इस धार्मिक कर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसको हम लोग सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें मुख्य जो रोल रहा था वो सन्यासियों का रहा था। अगला चीज, ये कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ये भी आपसे पूछ सकता है कि सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल में, और वो भी पूर्वी बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो देवी चौधरानी और मंजू शाह, इन दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इस समय दमनकर्ता की अगर बात करें तो अंग्रेजी जो उस समय गवर्नर थे, अंग्रेज गवर्नर थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस विद्रोह का दमन किया था। अगली चीज कि इस विद्रोह से संबंधित एक उपन्यास लिखा गया है, और उस उपन्यास को लिखने वाले का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी, और उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। तो आपसे पूछेगा कि आनंद मठ उपन्यास का कथानक किस विद्रोह पर आधारित है? तो आपका आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। तो ये प्रमुख एक विद्रोह हम लोगों ने देखा।
इसके बाद हम आपको बता दें, जो अगला विद्रोह हुआ था वो भी बंगाल के ही क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और दूसरा जो विद्रोह था इसको हम लोग जानते हैं फकीर विद्रोह के नाम से। इस विद्रोह का नाम क्या था? तो फकीर विद्रोह था। फकीर विद्रोह की अगर बात करें तो हुआ ये कि जैसे कि बंगाल के क्षेत्र में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मजनून शाह, ठीक है, मजनून शाह, मजनून शाह। और ये विद्रोह हुआ था आपका 1776 से 77 में, ये 1 साल तक चला था। 1776 से 77 हुआ ये कि मजनून शाह जो है ये बंगाल में एक मतलब कि एक संत थे, मुस्लिम जो है फकीर थे। और इन्होंने क्या किया कि ये मतलब कि ये भिक्षा मांगने वाले फकीर लोग थे, और चूंकि इनके काफ़ी ज़्यादा अनुयायी बंगाल में हो चुके थे और अंग्रेज़ों की नीतियों का ये अच्छी तरह से अंग्रेज़ों की नीतियों को देख रहे थे, जो उनकी दमनकारी प्रणाली थी। और कहीं ना कहीं जो धार्मिक कर लगाया गया था तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में भी असंतोष व्याप्त था। और इसी असंतोष का जो यहाँ पे हम लोग देखें तो इसी असंतोष का परिणाम था फकीर विद्रोह। और फकीर विद्रोह के अगर क्षेत्र की बात करें तो ये भी जो है बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। फकीर विद्रोह जो है ये भी बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो इसमें एक व्यक्ति जिनका कि हम लोगों ने यहाँ पे नाम देखा, जिनका नाम था मजनून शाह, और एक और व्यक्ति थे और उनका नाम था चिराग अली। तो मजनून शाह और चिराग अली ने फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये बंगाल में हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इस विद्रोह में सबसे पहले जो है वो मतलब कि यहाँ पे हम लोग देखें तो जमींदारों को यहाँ पे जो है निशाना बनाया गया था। और यहाँ पे हम लोग देखें तो फकीर जो विद्रोह था ये मुस्लिम फकीरों के द्वारा किया गया था। और इसमें जो फकीर थे उन्होंने जमींदारों को निशाना बनाया और किसानों से जबरन इस विद्रोह में कर वसूला गया था। हालांकि आगे चल के 1 साल के भीतर ही इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इस विद्रोह को करने वाले लोगों ने काफी ज्यादा बंगाल के क्षेत्र में उत्पात भी मचाया था, जिसको हम लोगों ने देखा। अगला एक और महत्वपूर्ण विद्रोह था जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था, और इस विद्रोह का नाम था पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह था। हम आप लोग को बता दें कि हुआ ये कि ये विद्रोह हुआ था आपका पाइक विद्रोह जो है ये 1817 से लेकर के और 25 ईस्वी तक चला था। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस समय उड़ीसा का एक प्रांत था, ठीक है, इसका मुख्य क्षेत्र जो है कहाँ था, तो इसका क्षेत्र था उड़ीसा। और उड़ीसा के बारे में बता दें कि इस क्षेत्र में उड़ीसा जो था तो उड़ीसा में एक जगह था जिसका नाम था खुर्दा, ठीक है, उस जगह का नाम क्या था, खुर्दा था। और हुआ ये कि जो खुर्दा जगह है तो खुर्दा के जो शासक थे तो उन्होंने वहाँ के जो भी सैनिक होते थे, खुर्दा के जो भी सैनिक होते थे, तो उन सैनिकों को यहाँ के शासक के द्वारा, खुर्दा के शासक के द्वारा जमीन प्रदान की जाती थी, कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिसको कि वो जो सैनिक होते थे उससे अपनी जीविका चलाते थे, ठीक। तो कर मुक्त भूमि जो है वो खुर्दा के सैनिकों को दिया जाता था। लेकिन हुआ यूं कि जब इस क्षेत्र पे अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ तो उन्होंने जबरन जो यहाँ पे सैनिकों को राजा के द्वारा जो मतलब भूमि दिया जाता था, तो उस भूमि के आवंटन पर, उस भूमि को दिए जाने पर अंग्रेजों ने जबरन रोक लगा दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जो खुर्दा के राजा के जो सैन्य कमांडर थे जिनका नाम था बक्सी जगबंधु, तो बक्सी जगबंधु जो हैं तो उन्होंने इस विद्रोह इस मतलब कि इस नीति के खिलाफ जो अंग्रेजों ने रोक लगाई, तो उस रोक के खिलाफ इन्होंने बक्सी जगबंधु विद्याधर इनका नाम था,
तो इन्होंने क्या किया, बख्शी जगबंधु विद्याधर जो है, इन्होंने इस निर्णय के खिलाफ, इस जो मतलब रोक लगाया गया था कर मुक्त भूमि के आवंटन पर, तो इसके खिलाफ इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसको हम लोग जानते हैं पाइक विद्रोह के नाम से। ठीक, हालांकि ये विद्रोह ज्यादा समय तक नहीं टिका था और इसको जल्द ही जो है यहाँ पे दमन कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो ये प्रमुख विद्रोह थे जिसको हम लोगों ने देखा। अगला जो विद्रोह हुआ उसको हम लोग जानते हैं कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के नाम से। ठीक, कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह। हम आपको बता दें कि कित्तूर एक जगह है जो कि पड़ता है कर्नाटक में। ठीक, कित्तूर, और ये कित्तूर कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में हुआ यूं कि यहाँ के जो शासक थे, कित्तूर के जो शासक थे, तो उनकी मृत्यु हुई। ठीक, उनका नाम था मल्ल सर्जा, जो कि यहाँ के शासक थे कित्तूर के, और इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु के बाद जो है, जब मल्ल सर्जा की मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद वहाँ पे कर्नाटक में जो कित्तूर है, कित्तूर राज्य जो था, तो कित्तूर राज्य में इनकी मृत्यु के बाद में इनके उत्तराधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसे कि अंग्रेजों ने अमान्य घोषित कर दिया और उनकी वैधता को नहीं स्वीकार किया अंग्रेजों ने। ठीक है, मल्ल सर्जा के उत्तराधिकारी जो है, उत्तराधिकारी को मान्यता न दिया गया। अंग्रेजों ने जो मल्ल सर्जा के उत्तराधिकारी थे, तो उनको मान्यता नहीं दिया, उनके उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं किया, जिसके विरुद्ध यहाँ की जो महारानी थी, उनका नाम था, महारानी जो थी उनका नाम था चेन्नम्मा। ठीक है, महारानी चेन्नम्मा। तो महारानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया। ये विद्रोह आपका चला था जो है 1824 से स्टार्ट हुआ था और ये चला था 1829 तक। प्रारंभ में जो महारानी चेन्नम्मा थी, तो महारानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। हालांकि इस विद्रोह को जो है 1824 में ही अंत तक जो है प्रारंभ हुआ 1824 में ही, और 1824 के अंतिम महीनों में जो है इस विद्रोह का दमन कर दिया गया था। प्रारंभिक तौर पे इस विद्रोह का जो है नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था, जिसको कि 1824 में ही दमन कर दिया गया। और इसके बाद में हम लोग देखें तो दूसरी बार यही विद्रोह जो है 1824 में दमन कर दिया गया। इसके बाद में इस विद्रोह को दोबारा महारानी चेन्नम्मा के एक विश्वस्त, जो मतलब कि इनके सेनापति थे, उनका नाम था रायन्ना। ठीक है, तो रायन्ना जो है, तो रायन्ना के नेतृत्व में एक बार फिर से 1829 में इस विद्रोह को पुनः मतलब शुरू किया गया। और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि 1829 में ही रायन्ना को यहाँ पे मार दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जो महारानी चेन्नम्मा थी, तो चेन्नम्मा को यहाँ पे कैद कर लिया गया। ठीक, तो ये विद्रोह हुआ था, हम लोगों ने देखा। इसको हम लोग जानते हैं कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह के नाम से। कब हुआ था, तो 1824 और 1829 दो बार ये विद्रोह हुआ था। इसीलिए इसको माना जाता है कि 1824 से 1829 तक लगातार जो है ये चला था। कित्तूर कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। आपसे पूछेगा कि कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह किस राज्य से संबंधित है या कहाँ पे हुआ था, तो कित्तूर चेन्नम्मा विद्रोह जो है ये कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व महारानी चेन्नम्मा और रायन्ना, इन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक, क्यों किया गया था, तो जो कित्तूर राज्य है, कित्तूर राज्य के उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसी के विरुद्ध ये विद्रोह जो है वो किया गया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विद्रोह थे जो हम लोगों ने देखा। इसके बाद एक और विद्रोह अगर हम लोग देखें तो उस विद्रोह का नाम है अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह। और अहोम विद्रोह की अगर बात करें
तो ये अहोम विद्रोह जो है ये हुआ था 1828 में प्रारंभ हुआ था और 1833 तक ये विद्रोह चला था। अहोम विद्रोह की अगर बात करें तो हुआ यूं कि 1824 जो है 1824 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों और वर्मा के बीच, जिसको हम लोग जानते हैं आंग्ल वर्मा युद्ध के नाम से। आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ, इस युद्ध में अंग्रेजों को विजय प्राप्त हुई और इसके बाद में अंग्रेजों ने असम पर अधिकार कर लिया था। असम पर अंग्रेजों ने अधिकार किया और जब असम पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो उसके बाद में अंग्रेजों ने यहाँ पे अपना जो है प्रभाव स्थापित करने के लिए जो मतलब कि असम का क्षेत्र था, तो असम के क्षेत्र पे उन्होंने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए यहाँ पे इन्होंने सड़क का निर्माण करना प्रारंभ किया, जिसका हम लोग देखेंगे कि 1828 में, ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पे सड़क का निर्माण प्रारंभ किया तो 1828 ईस्वी में दो व्यक्ति थे, जिनमें से एक का नाम था गोमधर कुंवर, ठीक है, गोमधर कुंवर। तो गोमधर कुंवर और उसके बाद में एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था रूपचंद। तो रूपचंद और गोमधर कुंवर, इन दोनों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रारंभिक तौर पे इस विद्रोह की शुरुआत जो है वो गोमधर कुंवर ने किया था, जो कि 1828 से लेकर के और 1830 तक इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। और 1830 से लेकर के और 1833 तक जो यहाँ पे हम लोग देखें तो रूपचंद जो हैं, तो रूपचंद ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। हालांकि आगे चल के 1833 में अंग्रेजों ने असम के उस समय के जो शासक थे, तो असम के शासक के साथ उस समय वहाँ पे जो है पुरंदर सिंह, असम में जो शासक थे उस समय, तो उनका नाम था पुरंदर सिंह। तो पुरंदर सिंह के साथ अंग्रेजों ने आगे चल के 1833 में एक संधि कर ली और उस संधि के बाद में अब चूंकि वहाँ की जो जनता थी, जो कि रूपचंद के नेतृत्व में विद्रोह की थी, तो उनको भी ऐसा लगा कि चलिए हमारे ही शासक के अधिकार क्षेत्र में असम आ गया है, तो इसके बाद में ये विद्रोह जो है 1833 में समाप्त हो गया। तो एक बार फिर से देखें, अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था असम में। कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। कब हुआ था? तो 1828 में प्रारंभ हुआ था और 1833 ईस्वी तक ये चला था। इसका मुख्य वजह क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा असम पर अधिकार किया जाना इस विद्रोह का मुख्य कारण रहा था। चलिए ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने देखा। इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण आपको हम बताएं विद्रोह के बारे में, तो वो था फरायजी विद्रोह। ठीक है, फरायजी विद्रोह। फरायजी विद्रोह जो है ये भी बंगाल में ही हुआ था। इसका जो क्षेत्र था फरायजी विद्रोह का, ये बंगाल था। बंगाल के क्षेत्र में एक मौलाना थे जिनका नाम था शरीयतुल्ला। ठीक है, एक मौलाना थे जिनका नाम क्या था? तो मौलवी शरीयतुल्ला नाम था उनका। ठीक है, मौलवी शरीयतुल्ला। मौलवी शरीयतुल्ला यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में एक मुस्लिम जो है मुस्लिम संत थे और इनका प्रभाव वहाँ पे धार्मिक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा था। ये विद्रोह हुआ था आपका 1838 में स्टार्ट हुआ था ये विद्रोह और चला था 1857 तक। काफ़ी लंबे समय तक ये विद्रोह चला था। हुआ ये कि यहाँ पे अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों ने जब बंगाल पे अधिकार किया था, तो बंगाल पे अधिकार करने के बाद में अंग्रेजों ने वहाँ पे हम लोग देखे थे कि अपनी कर प्रणाली के आधार पर 1893 में एक यहाँ पे बंगाल के क्षेत्र में एक गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे जिनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने एक नई कर पद्धति लागू किया था यहाँ पे, जिसको हम लोग जानते हैं जमींदारी प्रथा के नाम से। तो जमींदारी प्रथा जब शुरू हुआ बंगाल के क्षेत्र में, तो उस समय जमींदारों का वर्चस्व जो है लगातार बढ़ रहा था। और इसी में हम लोग देखें
तो जब जमींदारों का वर्चस्व काफी ज्यादा बढ़ने लगा, तो उसके बाद में जमींदारों के अत्याचार ही साथ में बढ़ने लगे। जमींदार मनमाने ढंग से जो है कर वसूली करने लगे, और इसी के विरुद्ध जो है यहाँ पे हम लोग देखें तो फराइजी विद्रोह जो है ये शुरू किया गया था। ये विद्रोह जो है ये इसके नेतृत्वकर्ता मौलवी शरीयतुल्लाह थे। और इसके बाद में हम लोग देखें तो मौलवी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे, ठीक, मौलवी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे, तो इन्हीं को फराइजी कहा गया था। इनके मृत्यु के बाद में इन्हीं के पुत्र थे जिनका नाम था दादू मियाँ, ठीक है, दादू मियाँ। तो दादू मियाँ जो है इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद में इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि आगे चल के 1857 के बाद जो है ये आगे चल के कुछ समय के बाद जो है ये वहाबी आंदोलन, जिसका मुख्य केंद्र जो है वो बिहार कहीं पटना में था, तो उस आंदोलन में आगे चल के इनके जो भी अनुयायी थे मौलवी शरीयतुल्लाह के, तो ये आगे चल के जो है वहाबी आंदोलन में शामिल हो गए थे, जो कि एक धार्मिक आंदोलन था। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल जो है इतना हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले अगर विद्रोह की हम लोग बात करें तो वो हम लोग देखेंगे, उसका नाम था कूका आंदोलन, ठीक है, कूका आंदोलन। और कूका आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो ये आंदोलन जो है ये हुआ था 1840 से लेकर के और 1872 ईस्वी तक ये विद्रोह चला था, कूका विद्रोह या कूका आंदोलन। इसको अगर देखें हम लोग तो कूका आंदोलन जो है इसकी शुरुआत, कूका आंदोलन की शुरुआत जो है ये प्रारंभिक तौर पर अगर हम लोग देखें तो एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में इसका शुरुआत हुआ था। ये जो है आपका पंजाब के क्षेत्र में, अगर इस विद्रोह के क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रभाव जो है ये पंजाब और जो भी मतलब कि पश्चिमी भारत के जो भी क्षेत्र हैं, पश्चिमी भारत, तो पश्चिमी भारत या पंजाब के जो क्षेत्र थे तो उन क्षेत्रों में कूका आंदोलन का प्रभाव रहा था। इस आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो ये आंदोलन जो है इसकी शुरुआत जो है, इस आंदोलन की शुरुआत को अगर हम लोग देखें तो कूका आंदोलन जो है ये प्रारंभिक तौर पे एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था। और ये आंदोलन जो है ये सिख धर्म से संबंधित था। इस आंदोलन में क्या हुआ कि सिख धर्म में जो होता क्या है कि मतलब समय समय पे धर्म में जो है धर्म के जो रीति रिवाज है उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन जो है वो लाने जरूरी हो जाते हैं। तो यही हुआ कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है सिख धर्म में जो भी बुराइयां थी, कहीं ना कहीं जो भी मतलब कि विकार उत्पन्न हो गए थे, तो उस विकार को दूर करना इस विद्रोह का मुख्य रूप से, इस आंदोलन का मुख्य रूप से जो है उद्देश्य था, ठीक है। तो शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत इसका किस रूप में हुआ था, तो ये एक धार्मिक आंदोलन के रूप में इस विद्रोह की शुरुआत की गई थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1848 ईस्वी आते आते 1848 में अंग्रेजों ने क्या किया कि 1848 में इन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया, ठीक है। पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। हम लोग देखे थे आंग्ल सिख युद्ध में, और जैसे ही अंग्रेजों का यहाँ पे अधिकार हुआ तो जो भी सिख जो कि धर्म सुधार के लिए प्रयासरत थे, धार्मिक सुधार के लिए प्रयासरत थे, तो उनका जो मुख्य जो मतलब उद्देश्य हो गया वो ये हो गया कि कहीं न कहीं जो मतलब कि अंग्रेज हैं यानी कि एक विदेशी जो है वो उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, और इसलिए उनका जो मुख्य जो उद्देश्य हो गया वो हो गया कि मतलब किसी भी तरह से अंग्रेजों को पंजाब से भगा करके और पंजाब में पुनः सिख साम्राज्य की स्थापना की जाए, ठीक। तो
1848 में जब हम लोग देखें कि पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तो यहाँ से कूका आंदोलन का उद्देश्य जो है वो कैसा हो गया, तो वो हो गया राजनैतिक। और यहाँ पर हम लोग देखें तो इनके राजनैतिक उद्देश्य का जो उद्देश्य था, राजनीतिक जो मुख्य पैंतरा था इनका, वो ये था कि किसी भी तरह से अंग्रेजों को पंजाब से खदेड़ करके और पंजाब में दोबारा से सिख साम्राज्य की स्थापना की जाए। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था कूका आंदोलन का। आगे चल के देखें तो इस विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें, तो इस विद्रोह का नेतृत्व जो है, इस विद्रोह की शुरुआत करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जवाहर मल। ठीक है, जवाहर मल। तो जवाहर मल ने इस विद्रोह का शुरुआत किया था, जिसके बाद में इन्हीं के शिष्य थे जिनका नाम था बालक सिंह। ठीक, तो बालक सिंह और जवाहर मल ने इस विद्रोह का शुरुआत किया। जवाहर मल के शिष्य थे बालक सिंह। 1863 की बात है, यहाँ पे 1863 में बालक सिंह की मृत्यु हो गई। और बालक सिंह की मृत्यु के बाद 1863 में इस आंदोलन को एक नए नेतृत्व की जरूरत पड़ी। और उस स्थिति में इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे जिनका नाम था राम सिंह कूका। ठीक है, राम सिंह कूका, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक, और आपको हम बता दें कि इन्होंने काफी ज्यादा जो है अंग्रेजी जो सामान थे, जो अंग्रेजों के द्वारा उत्पादित किए जाते थे, जो भारत में जिनको लाया गया था, तो उन सारे सामानों का इन्होंने बहिष्कार किया। ऐसा कहा जा सकता है कि इस आंदोलन में प्रारंभिक तौर पे जो है वो जो मतलब कि महात्मा गांधी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन का इस आंदोलन में कहीं ना कहीं अंश जो है देखने को मिलता है। और इसमें हम लोग देखें तो इन्होंने जो भी अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही थी, अंग्रेजों के द्वारा जो भी वस्तुएं भारत में बेची जा रही थी, तो उन सारी वस्तुओं का इस आंदोलन में बहिष्कार किया गया था। तो ये एक मुख्य पॉइंट है कि अंग्रेजी सामान का और अंग्रेजों के द्वारा जो स्कूल चलाए गए थे, स्कूल कॉलेज, तो उन सब का इस आंदोलन में बहिष्कार किया गया था। 1872 जो है, 1872 में जो राम सिंह कूका है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। राम सिंह कूका को 1872 में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको गिरफ्तार करने के बाद में रंगून भेज दिया गया था। तो ये प्रमुख बातें थी जो हम लोगों ने कूका आंदोलन के बारे में देखा। ये पंजाब के क्षेत्र में विस्तृत था। इसका नेतृत्व जो है भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका ने किया था। 1872 में राम सिंह कूका को गिरफ्तार करके और रंगून भेज दिया गया था। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में देखा। एक और विद्रोह जो कि काफी महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो है ये हुआ था। और इस विद्रोह को हम लोग देखें तो इस विद्रोह का नाम था गडकरी विद्रोह। ठीक है, गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह जो है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि गडकरी विद्रोह जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, गडकरी विद्रोह ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर बात करें तो उनका नाम था दाजी कृष्ण पंडित। तो दाजी कृष्ण पंडित जो हैं, इन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये प्रमुख विद्रोह थे जिसको हम लोगों ने देखा। और अन्य जो भी छोटे छोटे जो विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के विरुद्ध, जो जन विद्रोह थे, उसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग जो अन्य जो भी मतलब विद्रोह हुए थे, तो उसके बारे में एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि कौन कौन से विद्रोह थे और उनके नेतृत्वकर्ता कौन कौन से थे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसके बाद में जो सबसे पहला इसमें जो विद्रोह हम लोग देखेंगे उसको जानते हैं कटबोमन के विद्रोह के नाम से। और कटबोमन का विद्रोह जो है ये 1872 ईस्वी में हुआ था। और ये तिरुनेलवेली जो क्षेत्र है, तो तिरुनेलवेली जो क्षेत्र है कर्नाटक का, तो उस क्षेत्र में इस विद्रोह का मुख्य प्रभाव रहा था। और इसके नेतृत्वकर्ता थे वीरा पांडे और कोट्टाबोमन और
जो मतलब कि वीरा पांडे दो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे इसके, और इस विद्रोह का नाम था कट्टबोमन का मतलब विद्रोह था। ठीक, अगला जो विद्रोह था उसको हम लोग जानते हैं वेलुथम्पी के विद्रोह के नाम से। और वेलुथम्पी का विद्रोह जो है ये हुआ था 1808 में, और इस विद्रोह का मुख्य प्रभाव क्षेत्र था ट्रावनकोर। और इस विद्रोह के अगर नेतृत्वकर्ता की अगर हम लोग बात करें तो वेलुथम्पी विद्रोह का भी नाम था और नेतृत्वकर्ता का भी नाम वेलुथम्पी ही था। ठीक है, तो दो विद्रोह तो ऐसे ही क्लियर है। कट्टबोमन जो है इसके नेतृत्वकर्ता कट्टबोमन, और वेलुथम्पी के नेतृत्वकर्ता वेलुथम्पी। कट्टबोमन का प्रभाव क्षेत्र तिरुनेवेली और वेलुथम्पी के ट्रावनकोर। इतना याद हो गया होगा। अगला चीज, अगला जो विद्रोह हुआ था उसको हम लोग जानते हैं भारमल के विद्रोह के नाम से। और इस विद्रोह के जो नेतृत्वकर्ता थे उनका भी नाम था राव भारमल, यानी कि ये भी लगभग से क्लियर है। ये विद्रोह जो है 1816 ईस्वी में हुआ था, और ये कच्छ या काठियावाड़ जो कि गुजरात का मुख्य रूप से क्षेत्र पड़ता है, तो उस क्षेत्र में इस विद्रोह का मुख्य रूप से प्रभाव रहा था। ठीक है, अगला जो विद्रोह है उसको हम लोग जानते हैं रामोसी विद्रोह के नाम से। और रामोसी विद्रोह जो है ये 1822 ईस्वी में हुआ था, और ये मुख्य रूप से जो महाराष्ट्र का पूना वाला जो क्षेत्र है, तो पूना के क्षेत्र में मुख्य रूप से इस विद्रोह का प्रभाव रहा था। और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम था चित्तर सिंह। ठीक, तो ये मुख्य रूप से हम लोगों ने 4 विद्रोह को देखा। अगला जो विद्रोह था उस विद्रोह को हम लोग जानते हैं संबलपुर के विद्रोह के नाम से। और संबलपुर का विद्रोह जो है ये संबलपुर जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका मुख्य प्रभाव रहा था। ये विद्रोह जो है 1827 ईस्वी में हुआ था। संबलपुर का विद्रोह जो है ये 1827 ईस्वी में हुआ, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम था सुरेंद्र साई। ठीक है, तो सुरेंद्र साई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला जो विद्रोह था इसको हम लोग जानते हैं सतारा विद्रोह या सतारा विप्लव के नाम से। और ये विद्रोह 1840 में हुआ, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं 1840 ईस्वी में ये विद्रोह हुआ था। और इस विद्रोह का क्षेत्र जो है वो सतारा था। ठीक, और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे नरसिंह दत्तात्रेय और धर्राव पवार। ठीक, धर्राव पवार और नरसिंह दत्तात्रेय इन दोनों ने सतारा विद्रोह का नेतृत्व किया था, 1840 में हुआ था। अगला विद्रोह अगर हम लोग देखें तो उस विद्रोह का नाम है बुंदेला विद्रोह। और बुंदेला विद्रोह ये 1842 ईस्वी में हुआ था दामोह के क्षेत्र में। ठीक, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता मधुकर शाह और दामोदर सिंह, ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने जो हम लोग देखें तो बुंदेला विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद में देखें तो एक विद्रोह था जिसको हम लोग जानते हैं सतबंदी विद्रोह के नाम से। और सतबंदी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे फोंड सतबंद। ये सतबंदी क्षेत्र में हुआ था। और इस विद्रोह के बारे में अगर हम आपको बता दें तो ये विद्रोह जो है ये 1839 ईस्वी में हुआ था। ठीक, इसके बाद में 2 और प्रमुख विद्रोह हैं जहां से कि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन जो है ये एक तरह से धार्मिक विद्रोह था, धार्मिक आंदोलन था, मुस्लिम धर्म से संबंधित था, जिसमें कि जोर दिया गया था कि जो मतलब कि हर्ब ये मतलब कि हर्ब ए काफिर को छोड़ करके और हर्ब ए इस्लाम ऐसा कह के जो है मतलब कि मतलब भारत को एक इस्लामिक कंट्री बनाने पे जोर दिया गया था इस विद्रोह के माध्यम से, जिसको हम लोग जानते हैं वहाबी आंदोलन के नाम से। और वहाबी आंदोलन का जो मुख्य प्रभाव क्षेत्र था वो पटना के क्षेत्र था। ठीक, पटना या उत्तरी जो बिहार था, उत्तरी भारत जो था, तो उस क्षेत्र में इस विद्रोह का मुख्य रूप से प्रभाव रहा था। ठीक, तो अगला इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो लास्ट जो विद्रोह था वहाबी आंदोलन के अगर हम लोग देखें एक बार तो वहाबी आंदोलन का प्रभाव क्षेत्र पटना में था। पटना इसका मुख्य केंद्र था और उत्तरी भारत इसका प्रभाव क्षेत्र था। और इसके बाद में अगर देखें तो इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का नाम था सैयद अहमद बरेलवी। ठीक, सैयद अहमद बरेलवी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसके बाद में एक अन्य विद्रोह आपको बता दें जिसको हम लोग जानते हैं पागलपंथी विद्रोह के नाम से। और पागलपंथी विद्रोह जो है ये 1825 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ठीक, और
इस विद्रोह का नेतृत्व, इस विद्रोह को मतलब अगर देखें तो बंगाल के क्षेत्र में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था पागलपंथी विद्रोह का। और इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे करम शाह और टीपू मीर। ठीक, करम शाह और टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस तरह से हम लोगों ने जो भी प्रमुख जो जन विद्रोह हुए थे, तो जन विद्रोह के बारे में आज पढ़ा। इसके बाद में और 2 प्रकार के विद्रोह बाकी रह गए हैं, जिसमें से एक है आपका जनजातीय विद्रोह और उसके बाद में एक कृषक आंदोलन या कृषक विद्रोह। तो उसके बारे में भी हम लोग देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे जितने भी वीडियोज अपलोड हों तो उन सारे वीडियोज के बारे में आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।